आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेप्सी कंपनी से मिलकर साथ काम करने वाली कंपनी वरुण बेवरेजेस के बारे में। आप सभी को पता है कि वरुण बेवरेजेस जो है कंपनी, बात की जाए तो पैकेजिंग से लेकर के जितने भी पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये इंडिया के अंदर बना करके बेचती है। और कहीं ना कहीं बात की जाए जो लोगो है, जो मार्केटिंग का है, जो भी काम कंपनी के मार्केट के हिसाब से रहते हैं, जो डिटेल में काम करने के तरीके हैं, उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेप्सी का नाम चल रहा है, लेकिन जो काम कंपनी करके दे रही है वरुण बेवरेज है। वरुण बेवरेज के तरीके से बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप बोतल बनाने की बात करें, बॉटल बनाने से लेकर के मार्केट में किस तरीके से पहुंचाना है, दुकानों में किस तरीके से पहुंचाना है, ये सारा काम पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट का वरुण बेवरेज ही करती है। और यही रीजन है कि आज आप देखो इंडिया के अंदर पेप्सी कंपनी जितना प्रॉफिट नहीं कमा रही है उससे ज्यादा का प्रॉफिट वरुण बेवरेज कमा रही है। देखा जाए तो प्रोडक्ट पेप्सी के हैं पर बेच वरुण बेवरेज रही है। मतलब दूसरे के प्रोडक्ट को बेच करके जो कंपनी इंडिया में जितना प्रॉफिट नहीं कमा रही उससे ज़्यादा का प्रॉफिट ये कंपनी निकाल रही है। तो वरुण बेवरेज की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। बट आपको पता ही होगा कि ठंड के टाइम पे और बरसात के टाइम पर क्या होता है कि इस कंपनी की सेल्स गिर जाती है। अब सेल्स जब गिर जाएगी तो कंपनी के प्रॉफिट भी गिरेंगे क्योंकि कंपनी ने कम माल बेचा है। और कम माल बेचने का रीज़न रहता है कि ठंडी के टाइम पे इंडिया में और बरसात के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जाती है। इसकी डिमांड गर्मियों में आती है और जनवरी के बाद धीरे धीरे ये जो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड है वो बढ़ने लगती है। और आप जहाँ दुकानों में देखोगे कि जो बरसात के टाइम पे और ठंड के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक गायब हो जाती है तो वहीं दुकानों में माल भरा पड़ा रहता है जनवरी फरवरी के बाद, अगर आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक के बेस पे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और इसी चीज़ के चलते ब्रोकर अब वरुण बेवरेज के अंदर काफ़ी अच्छा बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी तेजी की बात कर रहे हैं। और ब्रोकर का मानना है कि ये कंपनी अब वापस से गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी दिखा सकती है। वैसे तो अगर हम मार्केट में देखने जाएं तो पोर्टफोलियो का बुरा हाल है। अगर मैं खुद के पर्सनली पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जो है स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप कंपनियों में जो अभी लॉस हो रहा है वो मेरा 25% से ऊपर का हो रहा है। पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं। एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 1 लाख में आप मान लीजिए 25,000 तो साफ हो गए, मात्र 75,000 बचे। इस तरीके से बात किया तो 25% लॉस अभी हो रहा है और 75% ही पैसा बचा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर, बाकी 25% साफ हो चुका है गिरावट की वजह से, मार्केट में प्रेशर आने की वजह से। कई स्टॉक तो ऐसे हैं मेरे पोर्टफोलियो के जिनके अंदर 40% 45% तक का करेक्शन है। और कुछ कंपनियों में तो मैंने बाय ऑन डिप किया, बाय ऑन डिप करने के बाद भी उन कंपनियों के अंदर 20% 25% 30% का लॉस नजर आ रहा है। गिरावट में गिरे हुए शेयर को खरीदने के बाद उनमें और गिरावट आ गई तो वो एक अलग प्रेशर माइंड में क्रिएट होता है जब हम देखते हैं कि नहीं यार मैंने इसको सस्ते रेट में खरीदा, गिरावट में है शेयर, सोच के मैंने 100 की चीज़ 25 में मिल रही है, 50 में मिल रही है, 70 में मिल रही है, उस पॉइंट से हमने खरीदा और हम तो इसको 100 की चीज 70 में मिल रही है सोचे, बट 70 की चीज भी अब 50 में आ गई। तो एक अलग डर क्रिएट होता है कि गिरावट में हमने ऑलरेडी खरीदा फिर भी ये नहीं रुक रहा है, गिरते जा रहा है। तो यहां पर एक चीज तो मैंने सीखी है मार्केट के बेस पे कि आपको समय के हिसाब से एवरेजिंग भी करते आनी चाहिए, एक बड़ा दिल रख करके कि नहीं हमने भले ही आज स्टॉक में पैसा लगाया लेकिन गिरावट हो रही है, लॉस हो रहा है, लेकिन आगे ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी, तो आगे रिकवरी दिखाएगी। तो उस पॉइंट पे आपके अंदर इतना गट्स तो होना चाहिए कि कंपनी पे ट्रस्ट आपका, और ट्रस्ट होगा तभी आप कंपनी में पैसा लगा पाओगे और टिक पाओगे गिरावट में। तो एवरेजिंग भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग, भले ही लॉस हो रहा है बट कंपनी अच्छी है तो आपको टाइम के साथ पैसा आ रहा है, आपके पास कहीं से कुछ पैसा आ गया, आपको लग रहा है कि इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बेशक आप गिरावट के टाइम पे उस कंपनी में भी ध्यान दे सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं वीवीएल के बारे में आपको सलाह दे रहा हूं या कोई कंपनी के बारे में सलाह दे रहा हूं कि खरीद लो, ऐसा नहीं है। मार्केट की जो कंडीशन है वो पैनिक रहती है, हर इंसान परेशान रहता है। कुछ ही लोग रहते हैं जो इस टाइम पे अपने आप को संभाल पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नहीं संभाल पाते, लॉस देख करके निकल जाते हैं। तो जो निकल जाते हैं उनका भला, जो नहीं निकले हैं उनका भी भला। तो मार्केट के हिसाब से चलिए आज हम वीवीएल के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहेंगे। तो वीवीएल के अंदर जो ब्रोकरेज फर्म है सीएल से, उन्होंने जो है ट्यूसडे के हिसाब से जो 4 मार्च की रिपोर्ट थी उन्होंने एक अपडेट दी थी और 4 मार्च के डेट पे उन्होंने अपडेट दी थी कि इसके अंदर अपग्रेड की जा सकती है रेटिंग वरुण बेवरेज के अंदर। जो कि बात की जाए तो यहाँ पर जो उन्होंने टारगेट दिया था, ये देख सकते हो आप, जो प्रोजेक्टेड अपसाइड का टारगेट है, ऊपर के लेवल का टारगेट है वो 70% का है। तो ये बोला जा रहा है कि वीबीएल जो है आगे तेजी दिखा सकता है और इसके अंदर इसलिए रेटिंग जो है अपग्रेड हुई है और हाई कन्विक्शन नजर आ रहा है। आउट वार्म के बेसिस पे मार्जिनली तो अब देखा जाए तो कट है, बट टारगेट प्राइस अगर हम देखेंगे तो वो 70% ऊपर का बताया जा रहा है अपसाइड पोटेंशियल के हिसाब से। तो ब्रोकरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड तो है, बट अगर आप चीज़ों को समझते हो, राइजिंग कंपटीशन हो गया या मार्केट के अंदर जो बेवरेज मार्केट है उस हिसाब से, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव नजर आएंगी। तो वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग कंपनी की ग्रोथ को सामने बढ़ाने की क्षमता भी रखती है। यहाँ पर आप देखो तो कैपेक्स परसेंटेज
और जो सेल्स पीक है वो आपको यहाँ पर मार्केट के हिसाब से आगे आपको बदलाव में नजर आएगी। उसके अलावा जो मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है तो उसमें माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है इंडिया के अंदर उसका यूजेस और बढ़ने वाला है, उसमें ग्रोथ और आएगी और इसमें ऑलरेडी ये वीबीएल बड़ा प्लेयर बन चुका है। तो ऐसे में पेप्सी कोई दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला नहीं सकती। वीबीएल को अगर छोड़ती है तो बहुत बड़ा लॉस पेप्सी को होगा और वो रिकवरी करने में कई साल लग जाएंगे, क्योंकि अब वीबीएल अपने आप में बाजार का एक बड़ा हाथी बन चुका है। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अगर पेप्सी को मार्केट में आगे ग्रोथ करना है तो वीबीएल का हाथ पकड़ के रहना पड़ेगा और ये चीज को वीबीएल अच्छे से जानता था। और इसीलिए जो वरुण जयपुरिया की कंपनी है वरुण बेवरेजेस, जिसको हम वीबीएल बोलते हैं, ये कंपनी के अंदर जो कंपनी के मास्टरमाइंड हैं उन्होंने काफी अच्छी एक टेक्निक लगा दी कि समय के हिसाब से कंपनी को इतना बड़ा कर दिया कि आगे चल के जिस कंपनी से के साथ वो काम कर रहे थे, डर था कि पेप्सी हमको कहीं ना निकाल दे, आगे चल के कंपनी पेप्सी को डर हो सकता है कि इंडिया के अंदर इसको हमने छोड़ दिया तो हमको लॉस ना हो, क्योंकि हर जगह इनका नेटवर्क बढ़ रहा है। वीबीएल ने टाइम के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा फैक्ट्री बढ़ा दी, इतनी सारी कंपनियों को एक्वायर कर लिया और इतना बड़ा पैसा लगा दिया कि टाइम के हिसाब से पेप्सी उस पर डिपेंड हो गई। नहीं तो पहले वीबीएल पेप्सी पे डिपेंड थी कि मार्केट के अंदर काम मिल रहा है तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि वीबीएल के अंदर, वीबीएल के ऊपर जो है पेप्सी डिपेंड हो गई, क्योंकि पेप्सी का जो बिजनेस इंडिया के अंदर बन रहा है वो वीबीएल से बन रहा है। बाकी तो आप 2-4% बाकी छोटी मोटी कंपनीज पेप्सी पार्टनरशिप करके बैठी है, बट सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का परसेंटेज आता है वीबीएल से ही आता है इंडिया के अंदर पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट के जरिए। तो जिन लोगों को नहीं पता तो आपको अच्छे समझना चाहिए कि वरुण बेवरेजेस जो है ये वाइड रेंज में जो है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है और जो नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होती है, इस हिसाब से जो यहाँ पे देखो तो पैकेजिंग और वाटर वगैरह जो सोल्ड करती कंपनी ये अंडर करती, ट्रेडमार्क जो रहता है वो पेप्सिको का रहता है। तो पेप्सी कंपनी का ट्रेडमार्क रहता है बट कंपनी बना करके बेच रही है। उसके अलावा आप देखो तो ब्रांड तो पेप्सी का है, पेप्सी का ब्रांड नजर आएगा, लेकिन जो प्रोड्यूस करने का काम है, जो सोल्ड करने का काम है, ये कंपनी करती है, जिसमें पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, उसके अलावा जूस, ये सब में मार्केट, ट्रॉपिकाना जूस जो हो गया, मिरिंडा ऑरेंज जो हो गया, इन सब के बेस पे जो ब्रांड में मार्केट सेल का काम है वो वीवीएल का होता है। और ब्रांड में आपको देखोगे तो यहाँ पेप्सिको का फ्रेंचाइजी ब्रांड नजर आएगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये सब नाम बताया, पेप्सी के, ट्रॉपिकाना के, स्लाइस के, 7 अप के, स्टिंग हो गया, कुरकुरे हो गया, एक्वाफिना हो गया, लिप्टन हो गया, डोरिटोज है, मिरिंडा है, ये सब आप नाम देखोगे तो ये पेप्सिको के ब्रांड है। उसके अलावा इन्होंने धीरे धीरे और एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके बिजनेस में अपनी पकड़ को ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इनको मालूम है कि अगर कल चल के कुछ बात गड़बड़ भी होती है, पेप्सी के साथ अगर कुछ बात बिगड़ती भी है, तो हमारा कुछ तो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट रहना चाहिए जिससे कि हम खुद के दम पे, जो यहाँ पर बात की जाए तो अपना जो ऑन प्रोडक्ट है वो बेच पाए। तो इस हिसाब से इन्होंने जो है पेप्सी के तो बिजनेस पे ध्यान दिया है। पेप्सी के बिजनेस के साथ साथ अपना जो बिजनेस है, खुद का जो ऑन ब्रांड्स है उसको भी बनाया। देखो ऑन ब्रांड्स में आप देखोगे तो यहाँ बीबीएल का जीवे, कुई, रीबूस्ट, क्रीमबेल, एक्वा क्लियर, रिफ्रेश, ये सब ब्रांड कंपनी के खुद के हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में धीरे धीरे जो कंपनी ने अपने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है जहां पे पेप्सी का माल जा रहा है, तो वहां पे अपना माल भी धीरे से, अपने जो खुद के प्रोडक्ट है उनको भी कैसे धीरे से बीच में डालना है उनको अच्छे से पता है। और इस चीज़ का फायदा जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, पेप्सी के नाम से तो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा धीरे से खुद के प्रोडक्ट बना करके भी ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजी कंपनी के टाइम के हिसाब से बढ़ रही है। और यही रीज़न है कि आप देखो तो इनका जो कंट्री वाइज फ्रेंचाइजी राइट है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन राइट भी बढ़ रहा है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है श्रीलंका, नेपाल सभी जगह पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अच्छा खासा रेवेन्यू। इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और नेपाल में 83% रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा बाकी आप देखो तो यहाँ पे जो मोरक्को, जेम्बिया, जिम्बाब्वे, यहाँ से 17% का रेवेन्यू आ रहा है। तो ग्रोथ वाइज कंपनी अलग अलग जगह पे ध्यान भी दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रही है। धीरे धीरे 36 प्लांट हो गए बीबीएल के, आप 36 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नजर आएगी, 12 इंटरनेशनली है। उसके अलावा इनका चेन भी, सप्लाई चेन भी काफ़ी बढ़ गया है और व्हीकल भी काफ़ी अच्छे हैं। आप देखो 120 प्लस ऑन रिपोर्ट उनके हो गए हैं, 2500 से ज़्यादा इनके ऑन व्हीकल है, खुद के वाहन हो गए हैं 2500 से ज़्यादा के, 2500 से ज़्यादा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए हैं और करंटली ये आगे बढ़ भी रहे हैं। और इनने जो इंस्टॉल किए हैं जो वीसी कूलर्स होते हैं, 10.2 करोड़ वीसी कूलर हो गए हैं, जो आप दुकानों में देखते हो ना, जिसके अंदर जो फ्रिज रहता है, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक रखी होती है, जिसमें पेप्सी कंपनी का लोगो बना होता है। तो ये ऐसे जो लोगो वाले जो वीसी कूलर्स होते हैं जहाँ इनके प्रोडक्ट रखे जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक रखी जाती है, वो भी ये 10 करोड़ से ज़्यादा इंस्टॉल कर चुके हैं और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना चुके हैं। 5th पर्सन इन द वर्ल्ड हो गए हैं ये, 5वें दुनिया भर में 5वें पर्सन बन चुके हैं दुनिया के साथ। तो देखो आप कितना अच्छा मार्केट में ग्रोथ कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि इनका जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है वहाँ से 76% पैसा आता है, जूस से 8% आता है, वाटर से 16% आता है।
तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे बड़ा परसेंटेज आपको दिखाई देगा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का, जो मैंने आपको बोला 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ये सब प्रोडक्ट आप जो देखते हो जो ठंडी के टाइम पे बिकते नहीं है, गर्मियों में बिकते हैं, और इसी से सबसे बड़ा पैसा 76% आता है। बाकी जूस हो गया, वाटर हो गया, इससे 8 और 16%। तो अगर आप डिपेंडेंसी देखते हो कंपनी की, जहां से सबसे ज़्यादा कमाई होती है, जहां से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है, तो वो वाला परसेंटेज आपको CSD मॉडल का नजर आएगा। CSD मॉडल में क्या, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसी वजह से कंपनी की, अगर आप देखोगे अभी तक के जो हमने 2 क्वार्टर देखे कंपनी का, हमने Q2 देखा, कंपनी का अभी हमने Q3 देखा, इन सब के अंदर कंपनी की सेल्स धीरे धीरे नीचे गिरी और धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट भी नीचे गया। लेकिन अब जो क्वार्टर आएगा, सबको पता है अच्छे से जो समझता है, तो अब जो क्वार्टर आएगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूं VBL के कि Q4 बेहतर आएगा Q3 से, और कंपनी का जो Q1 आएगा वो भी बेहतर आएगा। तो अगर मार्केट वाइज देखोगे तो ये आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से VBL के साथ होता है कि जब डिमांड कम होती है तो प्रॉफिट गिर जाता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। और अभी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि कंपनी का बात की जाए तो Q4 चल रहा है और Q1 में और एक बड़ा धमाका कंपनी के सेल्स प्रॉफिट में बढ़ाते नजर आएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर अब जो है VBL पे लोग टारगेट दे रहे हैं, VBL पे 70% का टारगेट दे रहे हैं, कोई 50 का टारगेट देगा, कोई 25 का टारगेट देगा। तो कंपनी में रीजन क्या है उसको कोई अच्छे से आपको समझाएगा नहीं, लेकिन जो वजह है ना, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मेरे हिसाब से अगर आपने इस वीडियो को पूरा 100% कंप्लीट देखा है तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंपनी के अंदर आगे क्यों तेजी की बात हो रही है, क्यों कंपनी आगे भाग सकती है, क्यों कंपनी के अंदर आगे मूवमेंट आने की तेजी है, अपसाइड के टारगेट के चांसेस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा। ये जो वीडियो मैंने आपको बताई सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से बताई है, किसी भी तरीके से आपको एडवाइस नहीं दी है कि मार्केट के हिसाब से आप इसको खरीदी लो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमने एक एजुकेशन के तौर पे बताया है। तो VBL के बारे में कोई भी आपको खरीदारी की सलाह इस वीडियो के अंदर नहीं दी गई है।